माननीय भास्कर साहेब, तांबे साहेब, सीए निर्मल नागपाल जी, convener, and my very dear friend Shri CA Ramesh Prabhu, and my friend Bimani, Suleiman Bimani, who is here from RTI Union. संवैधानिक संशोधन जिसे कहते हैं, अमेंडमेंट आया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लगता है, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉट ओनली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेकिन उसके बारे में क्योंकि हम आम नागरिक और क्योंकि प्रोफेशनल्स भी उसको समय नहीं दे सकते हैं, उसको उसकी तरफ देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने काम के प्रेशर हैं, इसलिए हम उसको अमल नहीं कर सकते हैं, उसका फायदा नहीं ले सकते। तो हम लोग यानी मैं और मेरे जो कलीग्स हैं आरटीआई यूनियन के, वो सिर्फ ये करते हैं कि भाई लेट अस अंडरस्टैंड कि मामला क्या है, कि कानून क्या कहता है, कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, उसका अमल करेंगे तो क्या होगा, और अगर अपोज करने जैसा है तो भाई जाओ अपोज करो, गवर्नमेंट से कहो, उनसे विवाद करो, उनके सामने रिप्रेजेंटेशन रखो। इस तरह का हमारा एक्टिविज्म है। अब ये जो संशोधन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, संविधान में जो संशोधन लाया गया है, जो अमेंडमेंट लाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि मैं उसमें बहुत घुटा हुआ कोई लॉयर नहीं हूं कि भाई मैं संशोधन के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो मैं कुछ ऐसे बात आपके सामने रखूंगा जहां पर हम सबको साथ में मिलकर समझना होगा। आज सुबह ही मैंने एक बहुत सिंसियरली इंटरप्रिटेशन किया और रमेश प्रभु जी ने पकड़ लिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, शायद आप सही हो, लेट अस पुट इट बिफोर द हाउस। एक बार सभी लोग अपने माइंड को अप्लाई करेंगे कि ये जो मेन पॉइंट्स है इसका ऐसे मतलब निकलता है या ऐसे, या फिर कोई तीसरा मतलब निकलेगा जो आगे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, या ऐसे ही किसी फोरम पे, किसी मंच पे क्लैरिफाई होगा। तो हम अभी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करेगा या उसके ऊपर क्या असर डालेगा, ये देखने के लिए हम साथ में खड़े हैं, साथ में बैठे हैं। बिफोर आई बिगिन एक काम करता हूं। शरद पवार जी ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव किया था, मूव करने के समय उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच पढ़ा, या एक छोटे से स्पीच ही था उनका, बहुत छोटा सा स्पीच है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि परमिशन चाहूंगा कि मैं ये स्पीच पढ़ लूं, क्योंकि उसमें उसके उद्देश्य निकल आते हैं। तो ये अमेंडमेंट के उद्देश्य क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री शरद पवार, he says, sir, I beg to move that the bill further to amend the constitution of India be taken into consideration. तो स्पीकर ने कहा, ऑनरेबल मिनिस्टर, डू यू विश टू स्पीक? तो शरद पवार ने कहा, yes sir, this is a small amendment but a very important amendment. Honorable members are aware that cooperative societies is a state subject under entry 32 of the state list of the 7th schedule of the constitution. Accordingly, the states have enacted their own cooperative societies act for incorporation, regulation and winding up of cooperative societies within their territorial jurisdiction. यानी कि ये जो है संविधान में संशोधन लाया जा रहा है, but they are not passing a law. They could not pass a law on cooperative societies because it's a state subject. Okay. However, for incorporation etc. of the cooperative societies with objects serving the interests of members in more than one state, the Parliament enacted Multi-State Cooperative Societies Act 1984. क्योंकि कुछ cooperative societies ऐसे हैं जो स्टेट से निकलते हुए हैं, जो मल्टी स्टेट है, अक्रॉस स्टेट्स है, उसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 अंडर एंट्री 44 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, replacing the Multi-Unit Cooperative Societies Act 1942. The Act of 1984 has since been replaced by the Multi-State Cooperative Societies Act 2002.
ठीक है, तो लेटेस्ट 2002 का एक्ट है। सिंस इंडिपेंडेंस, cooperative movement has grown significantly with most extensive network of cooperative institutions all over the country. These cooperative institutions are functioning in the sectors of agricultural credit, agricultural inputs, marketing of agricultural produce, storage and processing of agro produce, urban credit, housing, production of fertilizers, dairy, fisheries, handloom and handicrafts, etc. However, it has been experienced that in spite of considerable numerical expansion of cooperatives in different sectors of the national economy, their performance in qualitative terms has not been up to the desired level. यानी कि वो बढ़ चुका है लेकिन उसमें खामियां हैं, क्वालिटेटिवली वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। Many of these institutions are not being managed on principles of democratic member control and professional management. In many cases, these cooperatives are heavily dependent on financial support from government, which has led to intervention in their day-to-day functioning. There are also instances of avoidable political interference in working of these institutions. क्योंकि बराबर से नहीं चलाया जा रहा है, उसके इलेक्शन पे सही तरह से स्क्रूटिनी नहीं है, उनके वोटर लिस्ट पे स्क्रूटिनी नहीं है, तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आके उसको कंट्रोल कर लेती है। जैसे कि ट्रेड यूनियंस, आप जानते हो कि ट्रेड यूनियंस में आप लगा सकते हो कि ये शिवसेना का ट्रेड यूनियन है, ये एमएनएस का ट्रेड यूनियन है, ये कांग्रेस का है। इस तरह से किसी न किसी ने उसको बना लिया, कि पकड़ लिया, तो ये पॉलिटिसाइजेशन हो गया। और पॉलिटिसाइजेशन होने की वजह ये है कि इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली। तो इन्होंने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये संशोधन किया है। In this direction, the government has enunciated a national policy on cooperatives. The Multi-State Cooperatives Act 2002 has also been enacted with a view to provide a guiding framework for state legislations. तो इन्होंने जो संशोधन किया संविधान में, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसको लेके स्टेट्स अपने लेजिस्लेशंस करेंगे। MCS, in our case, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली रूल्स में अमेंडमेंट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली बायलॉज में अमेंडमेंट किया जाएगा। ओके, तो इसको एक गाइडलाइन देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए ये संशोधन लाया गया है, ये अमेंडमेंट लाया गया है। It has been the endeavor of Government of India to evolve an appropriate policy and legislative framework to create environment conducive to healthy and sound growth of cooperatives. It has been felt that there are several provisions in the state acts which go beyond the spirit of democratic functioning of cooperatives, for which state governments have been persuaded to amend their acts. यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो एक्ट्स हैं वो अपने संविधान से आगे बढ़कर हैं, जो आपका जो हक है वो हक देने के बजाय आपके हक को संकुचित कर रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि भैया अपने एक्ट को अमेंड करो ताकि वो संविधानिक जो अपने राइट्स हैं उसको संकुचित न करें, रिस्ट्रिक्ट न करें। दैट इज द पर्पस। However, in spite of the felt need for amendments in the state acts, the pace of reforms in cooperative legislations by the states is not encouraging. उनको दिया गया, उनको क्लियर डायरेक्शंस दिए गए लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं किए। Therefore, a view has emerged in the cooperative sector all over the country to incorporate certain provisions in the constitution to provide protection to cooperatives and to insulate them from avoidable political and bureaucratic interference. ठीक है? It has also been endorsed by the Conference of State Cooperative Ministers held way back in December 2004. State Cooperative Ministers मिले थे, साथ में बैठे थे, उन्होंने चर्चा किया और उनका कहना था, सभा का कहना था कि इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो एक संशोधन लाने की जरूरत है। Accordingly, the Constitution 106th Amendment Bill 2006 was introduced in 14th Lok Sabha on 22/5/2006 2006 में ये जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो लाया गया, तब से पार्लियामेंट में है।
On reference from the Honorable Speaker, the Parliamentary Standing Committee on Agriculture has examined the bill. However, the bill could not be considered by the House as it lapsed. It was decided to reintroduce the bill for amendment to the cooperatives. The Constitution 111th Amendment Bill 2009 has been introduced in the Lok Sabha on 30/11/2009, यानी कि करीब 2 साल पहले उसे reintroduce किया गया November 2009. The Honorable Speaker Lok Sabha referred the bill to Parliamentary Standing Committee on Agriculture. The Standing Committee, after holding discussions with Secretary and other officers of Department of Agriculture and Cooperation, State Government, experts and other stakeholders in the field of cooperatives, presented its report to Lok Sabha on 30th August 2010, यानी करीब 14 महीने पहले. The suggestions made by Standing Committee have been examined in the department in consultation with Ministry of Law and Justice. It has been decided with the approval of the Cabinet in its meeting held on 1/12/2010 to accept one of the main recommendations of Standing Committee, that it is the right to form cooperative societies as a fundamental right by amending Article 19(1)(c) of the Constitution. ये जो है आपका एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है. जैसे आपको फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड फंडामेंटल राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस है, उसी तरह से आपका एक फंडामेंटल राइट बनाया जा रहा है, द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब इसका मतलब क्या है, इसमें से क्या निकलता है, फंडामेंटल राइट बनना और न बनना, उससे क्या मतलब निकलता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट होने की वजह से वो उसका डेप्थ क्या है, वो उसको आप कहां तक ले जा सकते हो उस राइट को, और कहां पर वो राइट की सीमा है. हर राइट, हर अधिकार का एक सीमा होता है, वो सीमा कहां पर है ये हमें सोचना है. इस पे हम थोड़ा विचार विमर्श बाद में करेंगे. द सजेशन मेड बाय द हो गया फंडामेंटल राइट. The bill already takes care of another important recommendation of the committee to set up a specialized agency on the lines of election commission for conducting elections of cooperative societies. अब थोड़ा सा एक सोच लेते हैं कि आजकल फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन कैसे होता है. कोई आप बताएगा किस तरह से हो रहा है अपने CHS में, खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी में? कोई काम है, रिटायर्ड आदमी को आगे करते हैं. एक रूलिंग, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, वो कंट्रोल ग्रुप हमेशा ही चलते आया है, हमेशा ही चलते रहेगा. वो सबको दबा देते हैं और कोई बोलेगा ही नहीं. फिर एक आदमी बोलता है मैं इनको प्रपोज करता हूं, उसने बोल दिया तो बोल दिया, फिर उसको कोई काटने वाला नहीं है. वो हम जानते थे कौन बनने वाला था. फिर दूसरा कोई बोलेगा मैं उसको सेकंड करता हूं, वो भी उसी ग्रुप में से है. फिर वो कहेंगे अप्रूव्ड. किसी का ऑपोजिशन, अब कोई ऑपोजिशन नहीं करेगा. ऑपोजिशन करने जैसी बात होती है तो भी ऑपोजिशन नहीं करते हैं. खुद के हित की बात होती है तभी भी कोई बोलता नहीं है, सबके मुंह में मुंह भरे हुए. सोसाइटी में तो हम यही देखते हैं. अनअपोज्ड हो गया, चेयरमैन आता है, वो फिर बोलेगा ये सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरर है, बैठ जाते हैं, वो टेबल भर जाता है, हो गया उनका काम. इस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं फिलहाल. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन. दिस इज मेनली भाई अपनी दादागिरी चलती है, कर लिए. जहां पर ये हो जाता है का 2 पार्टी फॉर्म हो गए तो फिर झगड़े से सॉल्व करो, बुलिंग से सॉल्व करो, इस तरह से काम चल रहा है फिलहाल. तो इन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के तरह का और एक बॉडी बैठाना है, ये संशोधन में कहा है. ये नाउ इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा डाल दिया. तो अब हर स्टेट को इलेक्शन कमीशन या उसके जैसे किसी बॉडी को फॉर्म करना पड़ेगा जो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन को ओवरसी करेगी, उसके वोटर लिस्ट को स्क्रूटिनाइज करेगी, वो हर किस्म से उसको सही तरह से इलेक्शन हो, सही तरह से वो चले, ये देखेगी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां गए हम लोग?
object na? The object of the Constitution 111th Amendment Bill 2009 to ensure that cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. Democratic की बात हो गई, professional, भाई सभी लोग अगर काने बैठे हुए हैं, उनको कायदे कानून मालूम नहीं है, उनको एमसीएस एक्ट है क्या वो देखा नहीं है, उनको कायदे से डेमोक्रेटिकली किस तरह से अपने अंदर ये होना चाहिए, डीलिंग्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की जो प्रिंसिपल है वो दिल में बसी हुई नहीं है, ऐसे लोग आगे बैठ जाते हैं और ऐसे चलता है। और प्रोफेशनलिज्म का तो बात ही दूर है, जो डिसाइड करना है भाई अपने मन से डिसाइड करते हैं। तो इन चीजों को अब दूर करना है, ऐसे सोच के उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्रोफेशनलिज्म आए, सही तरह से इकोनॉमिकली साउंड मैनर में सोसाइटीज चले। ओके, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन inter alia seeks to empower the parliament in respect of multi-state cooperative societies and state legislatures in case of other cooperative societies to make appropriate law laying down the following matters, namely right to form cooperative societies as a fundamental right by insertion of the words cooperative societies in subclause C of subclause 1 of article 19। ये सब हम देखेंगे आगे जाके कि इसमें क्या क्या वो क्लॉजेस हैं। Insertion of article 43B in part 4 of constitution as directive principles of state policy for voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। Provision of incorporation, regulation and winding up of cooperative based on principles of democratic member control, member economic participation and autonomous functioning। अब थोड़े टेक्निकल चीजें भी उन्होंने ले ली है इसमें। Specifying the maximum number of directors of a cooperative society not exceeding 21 members। यहाँ पर एक बहुत क्लियर ये आ जाता है, सीलिंग आ जाता है, 21 members is the maximum size of your managing committee or of your governing body। Providing a fixed term of 5 years from the date of election in respect of elected members of the board and its office bearers। कहीं पे 2 साल के लिए टर्म है, कहीं पे 3 साल के लिए टर्म है, ये सब चल रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, 5 साल का टर्म, बात खत्म। Providing for maximum time limit of 6 months during which a board of directors of a cooperative society could be superseded or kept under suspension। बहुत सारे सोसाइटीज में देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर आ गया तो आ गया और फिर वो कभी जाता ही नहीं है। वो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, लोगों का तो मानना है कि बिल्डिंग में दीमक आ जाए उससे थोड़ा ही कम अनफॉर्चुनेट है बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाए, कि जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाता है तो फिर वो अकाउंट को पकड़ के ऐसा चूस लेगा कि फिर उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा और बिल्डिंग का हर मामले में वो अपना अथॉरिटी जमा के बैठ जाता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे लोग कहते हैं। तो इन चीजों से कल्याण में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मुंबई में तो क्योंकि मॉनिटरी बहुत सारा पैसा होता है ना, बहुत सारा नहीं, थोड़ा भी पैसा होता है तो हम लोग करप्शन करने में माहिर हैं। हम भारतवासी हैं, हमारे अंदर करप्शन है, हमारे खून में 2-4 टके का करप्शन को दौड़ते रहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम दूसरों को क्या बोले, हम कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नजरअंदाज करते हैं, कुछ देखते नहीं है, उनके नाक के नीचे सब कुछ होता है, देखते नहीं है। अरे यार, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को छोड़ो, फिर वो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान या पृथ्वीराज चौहान ऐसे करते हैं वैसे, अरे उनको भी छोड़ो। हमारा सोसाइटी में देखो, हमारा सोसाइटी में जो चलता है, हम आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। चेयरमैन बनता है, कोई आवाज उठाता है? नहीं उठाता। तो ये भी तो रिफॉर्म हैज टू बिगिन हियर एट आवर लेवल। तो ये उस दिशा में ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी में एक रिफॉर्म हो, उसके तरफ एक सही कदम लिया जा रहा है। Providing for a maximum time limit of 6 months during which
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटर आके सालों साल बैठ नहीं सकता है, 6 महीने के बाद ही हैज टू होल्ड इलेक्शंस और वापस कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में आ जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट, प्रोवाइडिंग फॉर राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट हैं। हम लोगों को सबसे बड़ा ये जो खलता है वो ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज नॉट अंडर आरटीआई एक्ट पर से, अनलेस स्टेट फाइनेंस इज सब्सटेंशियली इन्वॉल्व्ड से हम नहीं ले सकते हैं। तो इनको आरटीआई मार मार के परेशान करते हैं। ये आपको बताएंगे कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को लोग कितना परेशान करते हैं, आरटीआई मारते हैं कि आप हमको इंफॉर्मेशन दिलाओ, और ये लोग उनको डायरेक्शंस भेजते हैं और वो लोग देते नहीं है। क्या कर लोगे, ये आप नोटिस पे नोटिस मारे जा रहे हो, ये लोग दे, वो इधर से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन ये चैनल क्यों है? हमको तो डायरेक्ट मिलना चाहिए। मैं अपनी बिल्डिंग सोसाइटी से हक से मैं मेरा ये सब इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो इसमें वो प्रोवाइडिंग फॉर राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डाला गया है। Empowering the government to obtain periodical reports of activities and accounts of cooperative societies. Accounts वगैरह के लिए जो मिलना चाहिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, उसके लिए दे आर गिविंग टीथ। Providing for reservation of 1 seat for scheduled castes and or scheduled tribes and 2 seats for women on the board of every cooperative housing society which have individuals as members from such categories. Providing for offences, अब ये सुनिए बहुत बड़ी बात है, providing for offences relating to cooperative societies and penalties in respect of such offences. अब तक ऐसा कोई आईपीसी सेक्शन नहीं है जो कहता है कि चेयरमैन मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देगा और मुझे बेदखल कर देगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते। तो लोग जाते हैं आईपीसी सेक्शन लगाने, आईपीसी सेक्शंस लगते नहीं, तो पुलिस कहती है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर टांग अड़ा देती है, कुछ भी करती है, लेकिन सही दिशा में नहीं चलता है। अब संविधान में ये बात लिखी गई है कि पेनल्टीज लगाए जाएंगे और ये पेनल्टीज डिसाइड करेगी हर स्टेट लेजिस्लेचर कि कौन सा, और उन्होंने कुछ अपने संविधान में वो भी है कि किस टाइप के क्राइम्स जिसके ऊपर ये किया जा सकता है, पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं। यानी कि सीएचएस की जो मैनेजिंग कमेटी को हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते थे, उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए द लॉ विल हैव टीथ, कानून को दांत दिए जा रहे हैं, और दांत दिए जाए ये बात संविधान में अब लिखा गया है। It is expected that these provisions will not only ensure the autonomous and democratic functioning of cooperatives, but enhance the public faith in these institutions and also ensure the accountability of management to the members, यानी कि वो मैनेजमेंट जो है वो मेंबर्स को जवाबदार हो जाएगी, and other stakeholders, and also provide for deterrence for violation of the provisions of the law. Deterrence मतलब अब जो मैनेजिंग कमेटी का जो अब तक मैनेजिंग कमेटी में होना बस एक फ्री राइड था, ऑल पावर्स वर देयर एंड नो अकाउंटेबिलिटी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। अब पूरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जेल हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, जो भी हो सकता है, जो तय किया जाएगा बाय लॉ। I will now go to the presentation very quickly. Let us understand कि quickly. अच्छा, how much time limit? Now you give me a time limit. 15-20 minutes, फटाफट, right? Because main point was 97th constitutional amendment, where it touches our lives. We know it already. Okay. तो cooperative society किस तरह से चलने चाहिए, उससे हम क्या उम्मीद रखते हैं, उससे क्या होता है। See, हम लोग जिस किसी भी चीज की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारे दिल में एक ये होता है कि इसमें क्या वेल्थ इन्वॉल्व है, क्या धन है। हमारा बिल्डिंग सोसाइटी है तो वही बिल्डिंग हमारा धन है, जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो वो हमारा धन होगा। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सोच रहे हो
श्योर। अच्छा, एक और बात कह दूं कि ओके, नाउ वी आर हियर टुडे एज प्रोफेशनल्स। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सोच रहे हैं हमारा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन हो रहा है, उसमें एक का कितने आज के 6 घंटे हो जाएंगे, तो 6 घंटे का कोटा पूरा हो रहा है। वी आर थिंकिंग एज प्रोफेशनल्स। तो ऐसे ही हम प्रोफेशनल्स बन के जाते हैं या एम्प्लॉइज बन के जाते हैं। 2 काम होते हैं जब हम प्रोफेशनली एम्प्लॉय होते हैं। एक ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट योर सैलरी और यू गेट द टेक होम। अब जो भी कैरी होम है वो चला जाता है आपके बैंक अकाउंट में, दैट इज योर पर्सनल वेल्थ। दूसरा एक है कि आप जो काम करते हो, आप हो सकता है कि आप 10 करोड़ का काम करोगे या 100 करोड़ का काम करोगे, लेकिन वो 10 के 10 या 100 के 100 आपके घर में नहीं चले जाएगा, बिकॉज दैट इज शेयर्ड वेल्थ। आप सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हो, दैट इज शेयर्ड वेल्थ। तो 2 टाइप के वेल्थ हैं जिसके तरफ हम देख रहे हैं। हम प्रोफेशनल्स या एम्प्लॉइज हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं और हमारे प्रोड्यूस किए हुए चीजें, सर्विसेज दूसरे लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर्स की तरह इंटरैक्ट करते हैं। और वी आर सिटीजंस एंड को ओनर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम कस्टोडियन कैपेसिटी में हैं कि हमारे पास जो है उसको संभाल के रखें ताकि सब लोग उसे एंजॉय कर सकें। तो ये सभी में एक चीज जो निकल आती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्थ। वन इज पर्सनल वेल्थ, जो मेरे बैंक में है, जो मेरे घर के दरवाजे के अंदर है, जो मेरी गाड़ी के अंदर है, दैट इज संपत्ति। और दूसरा एक है संपदा। संपदा जो मेरे घर के बाहर निकल के है, मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रही है, वो उसके स्टेयरकेसेस क्लीन है कि नहीं, उसके लिफ्ट्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं, मेरे घर में पानी ठीक से आता है कि नहीं, टैंक क्लीन होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। इवन मेरा एनवायरनमेंट मेंटेन होता है कि नहीं, हमारा सोसाइटी में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है या झगड़े का एटमॉस्फेयर है, ये सब बनती है हमारी संपदा। फिर उससे भी बाहर निकल के आता है हमारा नेबरहुड। हमारे गेट, सोसाइटी गेट से बाहर निकलते हैं तो हमारा नेबरहुड कैसा है, तो इसे भी संभालना है। और इसे संभालने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम नेबरहुड एसोसिएशंस बनाते हैं, एएलएम्स बनाते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, और ये अधिकार हमको अंडर 97th अमेंडमेंट मिल रहा है। तो हम अपनी संपदा और संपत्ति की कैसे रक्षा करें और उसको कैसे बढ़ाएं, उसके कस्टोडियंस कैसे बने, इसके लिए है कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर बेसिकली। अच्छा, ये आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स, और ये कोइंसिडेंट है शायद कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2012 में, वो 2012 में ही हुआ है, कोइंसिडेंट है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2012 को ईयर ऑफ कोऑपरेशन ठहराया है। उनका इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे सब होता है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, दिस इज दिस ईयर, वो ये हमको याद दिला रहे हैं कि इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी निग्लेक्टेड एरिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सोचते हैं बनिस्बत के कंपनी या बनिस्बत के प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं ये बंदा तो अपने लिए काम कर रहा है, एंड ही इज इन विद इन हिज राइट्स, उसकी राइट बनती है कि वो अपने लिए ही काम करे। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली क्या क्या ख्याल आते हैं कि वो किस चीज के लिए बनी हुई है। बनते हैं कई तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के उद्देश्य से बनते हैं, सोशल इंटीग्रेशन, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑल्टरनेटिव वे ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के कोऑपरेटिव हैं तो भाई यू डोंट हैव टू सेल टू द मिडल मैन, आप डायरेक्ट मार्केट में जा सकते हो बाय फॉर्मिंग अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
मिडिलमैन हमारा शोषण कर रहा है, हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, हम अपना डेवलपमेंट हाथ में ले लेंगे, वी विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव। इक्विटेबल मतलब कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका शोषण ना हो, शोषण नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए बनिस्बत के किसी थर्ड पार्टी को जो बाहर है। बेनिफिट शेयरिंग एंड एजुकेट्स एंड एम्पावर्स मेंबर्स। एक बहुत बड़ा उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये होता है कि वो किसी और का शोषण नहीं करेगा, या वो अपने ही लोगों का भी शोषण करके उनसे ये प्रॉफिट लेके एकत्रित और केंद्रित नहीं करेगा। इट विल नॉट ट्राई टू टेक ऑल द प्रॉफिट एंड गिव इट टू वन पर्सन। दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट vehicles of economic activities? We talked about wealth creation. तो wealth creation किस तरह से होते हैं? Unorganized enterprise, hawker जो करता है, it is not sole proprietorship, उसको unorganized ही कह सकते हैं। फिर sole proprietorship है, फिर HUF है, which is like sole proprietorship of the entire family. Partnership firms हैं, private limited company, public limited company, government sector PSUs हैं। Government sector का क्या उद्देश्य होता है? लॉस हो तो भी हमको काम करना है, ये प्रोडक्शन करना है या यहाँ तक बस पहुंचाना है तो पहुंचाना ही है, भले लॉस मेकिंग हो, बस हैज टू गो टू एवरी विलेज। दैट इज स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो प्रिंसिपल है। तो इस तरह से, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर इज नॉट लाइक दैट। इट डज नॉट हैव टू टेक अ लॉस, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट प्रॉफिट माइंडेड। ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, गिल्ड्स मतलब आर्टिसंस के जो यूनियंस होते हैं, कार्टेल्स जो बिजनेसमैन के सीक्रेट का यूनियंस होते हैं, जिससे भाव बढ़ा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बिल्डर्स कार्टेल फॉर एग्जाम्पल। चैरिटेबल सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनजीओस जो चैरिटी में पैसे जमा करती है और किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, स्कूल चलाना वगैरह। और ऐसे ही एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सारे इस चीज के, इस टाइप के एनवायरनमेंट में वो एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। It is not in isolation. 2012-13 बाय द वे वाईबी चौहान का बर्थ सेंटिनरी है, जो भी एक बहुत बड़े महानुभव थे कोऑपरेटिव मूवमेंट में, खास करके फार्मर्स कोऑपरेटिव्स इस्टेब्लिश करने में। तो अभी फटाफट देखते हैं कि कोऑपरेटिव्स का क्या उद्देश्य होना चाहिए और क्या है जो हम कभी हमारी सोसाइटी में देखते नहीं। एक है कि इट इज वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, is open to all people to use their services. There is no gender discrimination, there is no discrimination ideally of any kind. ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह नहीं आता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स हु पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग। अब ये बात सोच लीजिए कि कंपनी में हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो लोग होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के डिसीजंस ले सकते हैं, वो कंपनी की पॉलिसी कभी डिटरमिन नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि we will decide whether Britannia should stay in manufacturing biscuits or it should stop manufacturing biscuits. ये policy decisions नहीं लिया जाता है। Whereas when you come to a cooperative, cooperative का जो member होता है वो top level का भी decision ले सकता है, including he may decide we need to dissolve the cooperative or we need to bifurcate the cooperative. इस तरह के drastic decisions वो ले सकते हैं। ये एक characteristic है cooperatives का। Elected representatives are accountable to membership, यानी कि जनरल बॉडी इज सुप्रीम। अगर जनरल बॉडी कहेगी तो आप हैं, अगर जनरल बॉडी नहीं कहेगी तो आपको जाना पड़ेगा। इक्वल वोटिंग राइट्स, वन मेंबर वन वोट, इज एज अपोज टू इन अ कंपनी और कॉर्पोरेट वेयर योर वोटिंग राइट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे नहीं है कि भाई वेरी रिच मेंबर हैज 10, वेरी पुअर मेंबर हैज ओनली 1, ऐसे नहीं। वन मेंबर वन वोट। Contribution to capital and democratically control of capital. Okay, तो capital जो है वो आपको I don't have to explain actually. और जो surpluses होते हैं वो internalize किया जाएगा, क्योंकि the principle is that the cooperative should grow and become more and more prosperous. Individual should grow वाला जो focus है, संपत्ति वाला जो focus है वो इसमें कम है, और संपदा का जो focus है वो ज्यादा है cooperatives में। Autonomy and independence, terms of agreement with other when if
इफ इट एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो भाई जो भी एंटर करना है, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, मेंबर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, education and training of cooperative members is a most important aspect of its functioning, जो आज तक फिलहाल निगलेक्ट किया गया है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सोसाइटी, मैं नहीं जानता हूं कि कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसा मीटिंग बुलाती है कि चलो आज हम साथ बैठकर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट को समझें, एमसीएस एक्ट को समझें, रूल्स बायलॉज में क्या है उसका विश्लेषण समझते हैं। वो कभी नहीं कोई देखता है, लेकिन जब बायलॉ को लेके किसी के सर पे ठोकने का आएगा तब ठोकेंगे, वो एक हथियार है। कभी भी एजुकेशनल ये नहीं होता है कि भैया सही तरह से इस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन दिस इज एट द हार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन, और ये करना जरूरी है। और सिर्फ अपने ही लोगों को एजुकेट करना नहीं, सिर्फ अपने मेंबर्स को नहीं, लेकिन इवन पॉलिसी मेकर्स आउटसाइड, गवर्नमेंट वालों के पास जाना, एमएलएस के पास जाना, एमपीज के पास जाना, ये भी हमारे ऊपर एक ड्यूटी है एज पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन। ओपिनियन मेकर्स को एजुकेट करना है, यानी कि किसी जर्नलिस्ट को भी अगर, या किसी कोई बहुत बड़ा नेता है, लोकल नेता, हमारे एरिया के प्रॉब्लम्स क्या है, चलो उनको बुलाकर बैठाकर एक बार समझाते हैं। इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी चल सकती है, और ये हमें 97th अमेंडमेंट हमें एक्चुअली प्रोत्साहित कर रहा है कि अब ऐसे सोचो कि अपने नेबरहुड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, चलो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं थ्रू द डिफरेंट सोसाइटीज विच आर देयर, ईच सोसाइटी इन माय नेबरहुड विल बी अ मेंबर, और हम लोग बैठ के फिर एमएलए को बुलाएंगे, कॉर्पोरेटर को बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे। ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी हो सकता है और हम कर सकते हैं, और संविधान हमें इस चीज के लिए जागरूक कर रहा है। Cooperation among cooperative societies, again same thing, housing cooperative societies. How many cooperative societies come together and say चलो we will cooperate together, चलो एक ALM नहीं, एक cooperative society बनाते हैं और हम गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ऐसे नहीं हो रहा है फिलहाल, तो इसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कंसर्न फॉर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट के स्क्रिप्ट में, उसके डीएनए में, उसके रग-रग में ये लिखा गया है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, और समाज के कल्याण में, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है। ये प्रिंसिपल लिखा गया है जो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल। कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल क्या है कि चलो हम सब दौड़ेंगे और जो जीतेगा उसको मिलेगा प्राइज, और लेकिन सब उसके लालच में सब लोग दौड़ रहे हैं। ये यानी कि प्रॉफिट विल गो टू द पर्सन हु इज फास्टेस्ट, एंड पीछे का जो है, सबसे निचला है, सबसे पिछड़ा है, भाड़ में गया, उसको उसके शोषण हो रहा है। ये कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसका। Now, cooperatives empower economically weaker sections to participate in wealth creation and gain control over shared resources. Examples: artisans cooperatives, farmers cooperatives, marketing cooperatives, credit cooperatives, cooperative sugar mills. Okay, सभी farmers के का cooperative बनता है, उसका जो pricing है वो determine करती है ताकि उनको fair price मिले। मिल्क मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, अगेन ताकि मिल्क प्रोड्यूसर का शोषण ना हो और उसको फेयर प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस के लिए, और वो फिर मार्केट तक पहुंच सके। तो इस तरह के कई सारे। इन अर्बन एरियाज डेमोक्रेटिक सेल्फ कंट्रोल, अब सेल्फ गवर्नेंस। सोच लो कि हमारे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं होते तो बीएमसी को आपका और मेरे घर तक आना पड़ता, और आपके बिल्डिंग लेवल पे उसको देखना पड़ता कि भाई आपका मेंटेनेंस कैसा है। मतलब बीएमसी या स्टेट गवर्नमेंट को उस लेवल तक इन्वॉल्व होना पड़ता। बिकॉज वी हैव डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस इन सोसाइटीज, हालांकि खराब है लेकिन है, इसलिए बीएमसी एंड अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, आपका उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट को अपने घर के चौखट तक नहीं आना पड़ता है, और हमारी सोसाइटी के जो मामले हैं वो हम मेंटेन कर लेते हैं
थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन हम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये इन चीजों से हम वाकिफ हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये एक देखते हैं, जिसको थोड़ा हद तक ये अमेंडमेंट दूर कर रहा है। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट इज नॉट इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाई? Why is it not easy to form a cooperative society? Lot of documentation. What else? Lot of documentation. Point one. Documentation का content क्या क्या होता है? Bringing people together. लोगों को समझाना, इतने अब एक मिनिमम नंबर है, उनको साथ में बैठा के एक मत करना बहुत बहुत मुश्किल बात है। स्ट्रक्चर का लीगलिटी, पर स्ट्रक्चर इटसेल्फ लीगल होना चाहिए। स्ट्रक्चर हैज टू बी लीगल। अब लीगल होने के लिए बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स हैं। व्हाट आर दोस थ्रेशोल्ड्स? क्या क्या टाइप के थ्रेशोल्ड्स हैं? एक टाइप के थ्रेशोल्ड्स थी, मिनिमम कैपिटल होना चाहिए इतने का। सुबह मेरी इनके साथ, रमेश प्रभु जी के साथ काफी डिस्कशन हो गया। उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू हैव अ व्हाट्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर स्टोर के लिए यू नीड 500 members and you need, what is the minimum capital? About 1 lakh. Okay, you need 500 members and 1 lakh. 1 lakh तो आजकल हो जाएगा, ये क्या हो रहा है? Is it problem here? Okay, fast forward. Yes sir. तो कहने का मतलब ये है, there are barriers, there are entry barriers. अब I'll just bring you to one point. ये एंट्री बैरियर जहां तक मेरा समझ है, ये एंट्री बैरियर्स लोअर किए जाएंगे, बहुत लोअर किए जाएंगे, बिकॉज इट हैज नाउ बिकम योर फंडामेंटल राइट। विल इट हैपन और नॉट, इट विल बी इन द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर, बट माय थिंकिंग इज दैट इट इज लाइकली टू हैपन दैट ऑल द एंट्री बैरियर्स इंक्लूडिंग लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह निकाल दिया जाएगा और आप फॉर्म कर सकोगे। उसका फिर लीगल recognition होना या न होना, there will be second level issues. Second big problem is principles of democratic member control, autonomous functioning and professional management are not really followed. आजकल की सोसाइटी कैसे चल रही है वो हम जानते हैं, चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे हाउसिंग कोऑपरेटिव हो, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जहां पर पैसे हैं जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव बैंक, इमीडिएटली कोई ना कोई पार्टी आके उस पर कब्जा कर लेता है, बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट मॉनिटर्ड। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम, ये भी सॉल्यूशन इन 97th अमेंडमेंट, इंक्लूजन ऑफ राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव इन फंडामेंटल राइट्स। अब ये आर्टिकल 19 की जो बात की है उसमें ये दिखाया गया है। व्हाट इज आर्टिकल 19? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट to freedom of speech and expression, to assemble peaceably and without arms, to form associations and or unions or cooperative societies. ये 3 words include किए गए हैं. That is your main biggest amendment. Then to move freely through territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India. Now just as you don't need permissions to go from Gujarat to Maharashtra or Maharashtra to Andhra Pradesh and settle in that place, उतना ही सरलता के साथ you should be able to form a cooperative society. Just as you don't need permission or license, or it's not a crime to form a trade association, same way it is not a crime, it cannot be a crime to form a cooperative society. This is one of the main points of this. This implies you don't need permission or recognition. Now here is the key. If you don't need recognition, तो भाई कोई फ्रॉड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी खड़ा कर सकता है। सो दैट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज कंट्रोवर्शियल। आई एम सेइंग दैट यू डोंट नीड परमिशन और रिकॉग्निशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हिच मींस यू मे फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट देन उसके एक्टिविटीज के लिए वेरियस लॉज विल अप्लाई। बट रिकॉग्निशन न होना पर से क्राइम नहीं होगा। I may have an unrecognized cooperative society. That is what I personally feel, but I am open to wisdom from all of you.
because I think practical paperwork आप लोगों ने ज़्यादा किया है. Okay, insertion. Now there is one more thing. See, municipality was defined. Panchayats are defined. Scheduled areas and scheduled tribal areas are defined in constitution. Cooperative societies were not defined anywhere. What is a cooperative society? What is an office bearer? ये आज तक संविधान के अंदर नहीं था. संविधान में बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है with definitions. That is being inserted. That is part of this amendment. Okay, I'm just showing this to you. After part 9A of this is the gazette of the official amendment. After part 9A of the constitution, the following part shall be inserted, namely, the cooperative societies. In this part, unless the context otherwise requires, authorized person means a person referred to in blah blah blah. If you form, now this is, as I said, part of the controversial part. If you form a cooperative society but neglect to register it, the society will be deemed to be registered, but the existence of your society will not be called into question. This remains to be discussed by this honorable forum. A cooperative society, now this is again part of the whole thing. Cooperative society may elect any number of directors provided that maximum number of directors shall not exceed 21. ये कहा गया है clearly. For example, Mumbai's cooperative federation has 26 members, I'm told. 16. Is it 16? Okay, then 18, is it? More than 21? Far more. हाँ, तो वो सारे, here it is saying provided that maximum number shall not exceed 21. Right. So, अच्छा, plus mandatory seat reservations, 1 seat for SC/ST, 2 seats for women. Wherever, अच्छा, on board of every cooperative society consisting of such individual, now इसकी जो implications, practical implications हैं, थोड़ी देर के बाद discuss कर सकते हैं. Term of office bearers 5 years. Superintendents, very important. This is one of the key points. The superintendent's direction and control of preparation of electoral rolls for and conduct of all elections of a cooperative society shall vest in an authority or body, as may be provided by legislature of the state by law. Provided that legislature may, by law, provide procedures and guidelines for conduct of such elections. So, elections will no longer be an informal affair. I propose, I second, unopposed. ऐसे नहीं होगा. अब एक फॉर्मेलिटी लाया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट ऑफ, नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन. व्हाट द अमेंडमेंट सेज, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एक्सेस टू एवरी मेंबर. मुझे लगता है कि माइक को मैं कैन यू हियर मी? ओके. The legislature of a state may by law provide for access of every member of a cooperative society to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such members. मानो या न मानो, बहुत मुश्किल है आजकल ऑर्डिनरी मेंबर को, मेंबर जब डिस्प्यूट हो जाता है, सोसाइटी उसको कुछ भी नहीं देती, कुछ भी नहीं दिखाती है, अकाउंट्स कभी नहीं दिखाएगी, रेजोल्यूशंस नहीं दिखाएगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स नहीं दिखाएगी. तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑर्डिनरी मेंबर के लिए. एक कानून पास किया जाएगा जिसके तहत उसको ये सब इन कोर्स ऑफ लॉ आसानी से. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको डिनाई किया जाएगा कोई इंफॉर्मेशन या फॉल्सिफाई किया जाता है, अकाउंट्स फॉल्सिफिकेशन करना, ये जब नॉर्मल चीजें हैं आजकल, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पेनल्टीज फॉर सच ऑफेंसेस. यानी कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर होने से पहले 10 बार सोच लो कि तुम सही सीधे चलोगे तो मत बन सकते हो, वरना मत बनो. All this implies that ordinary members of cooperative societies are empowered to get proper persons elected by due process. Also, co-opt or appoint professionals. आप professional management को ला सकते हो as board members or as officers, means as paid persons or non-paid persons, and then hold them account for proper performance. Even if they are non-paid, they are accountable.
a first step is taken to create a proper legislative framework to ensure good management. Okay, so a first step has been taken to enable all of us here, okay, all of us, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को सुधारें, और ये हमको अब ये पहला कदम दिया गया है। अब हमारा काम है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे सुधारना, कैसे इन संवैधानिक पावर्स को का फायदा लेना, कैसे अगर हमको ये पावर्स नहीं मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना, क्योंकि जब एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसको लेके आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, जो फिलहाल नहीं उपलब्ध है। तो बहुत बड़ी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संविधान के अंदर लाया गया है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर बेरिंग विथ मी। थोड़ा लंबा रहा होगा। थैंक यू।